नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ डेवलपमेंट प्लान्स देखा था। इसमें हम लोगों ने सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स, एम विश्वेश्वरैया प्लान, फिक्की प्लान, बॉम्बे प्लान, रोलिंग प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान देख लिया था। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए आज शुरू करते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल से। नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था वो सेकंड 5 ईयर प्लान के साथ शुरू हुआ था 1956 में और ये चला था 1990s तक, जो कि एलपीजी रिफॉर्म के जस्ट पहले तक का समय है। एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में। नेहरू महालनोबिस मॉडल का जो मेन फोकस था वो था इकोनॉमी की ग्रोथ पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी उस समय था हैवी इंडस्ट्रीज का इंस्टॉलेशन। और ये जो मॉडल था सोवियत यूनियन के इकोनॉमी के ग्रोथ मॉडल से इंस्पायर्ड था। चीफ फीचर्स क्या थे उनके, तो इस मॉडल में उन्होंने रखा था सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स टाइप की कंपनी डेवलप होना चाहता है, महिंद्रा टाइप की कंपनी डेवलप होनी चाहती है जो कि हैवी मशीनरी बना रही है, तो इन कंपनी को डेवलप होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। आयरन एनर्जी सोर्स जो कि कोल या पेट्रोलियम है, और रबर इंडस्ट्री, इस तरह की जो भी प्रीरिक्विजिट्स होती है, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोगों को जरूरत है कि कोल, स्टील, आयरन इस टाइप की कंपनी सेटअप हो। और इस तरह की कंपनी को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले फोकस दिया ताकि आगे हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। उन्होंने डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी फोकस किया, जिससे कि जो लेबर हैं वो सिर्फ एक सेक्शन में डाइवर्ट ना हो, उनको मल्टीपल सेक्शंस में डाला जा सके। लेबर्स को डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में काम करने का मौका मिल सके, इसलिए अलग अलग टाइप की कंपनीज भी होनी चाहिए और हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी घटता है इससे। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को भी फोकस किया गया। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो मूव्स थे, मतलब जो हिडन मोटो कहेंगे। एक तो एग्रीकल्चर से लेबर को निकालना था, क्योंकि एग्रीकल्चर में हार्डवर्क काफ़ी लगता है। इनकम किसान के लिए इंडिविजुअली देखा जाए तो भी कम है, और एज ए होल नेशन देखा जाए कि अगर नेशन के सारे लोगों को एग्रीकल्चर में लगा दिया जाए तो नेशनल इनकम कितना होगा, तो वो भी कम था। दूसरा चीज़ जो बच गए एग्रीकल्चर में, उनको मशीनरी प्रोवाइड करवाना, जैसे कि ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, राइस राइस मिल तो खैर नया कंसेप्ट है, लेकिन उस समय छोटे छोटे मशीनरी होते थे, थ्रेशर वगैरह होता था, तो वो सब प्रोवाइड करवाना ताकि एग्रीकल्चर में जितने लोग बच गए हैं उन लोगों को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, वो लोग मशीनरी की सहायता से काम को रिड्यूस कर सकें। इसके बाद था पीएसयू का निर्माण करना, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। जिन लोगों के पास पैसा था वो लोग भी रिस्क, एसोसिएटेड रिस्क से डर करके पैसा नहीं लगाना चाहते थे, और उनमें से भी जो रिमेनिंग लोग थे अगर पैसा लगाना भी चाहें तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रही थी। बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप इस डोमेन में नहीं जा सकते, आप उस डोमेन में नहीं जा सकते, लाइक डिफेंस, न्यूक्लियर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के कारण प्राइवेट प्लेयर्स हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव रखा और उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाना शुरू किया ताकि हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके कंट्री में। दैट इज द पीएसयूज। इसके बाद फॉरेन एड का भी महत्व नेहरू जी ने समझा और उन्होंने कोशिश किया कि अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाना है तो इसके लिए फॉरेन फंडिंग की जरूरत होगी। तो इसके बाद आता है मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेहरू जी को मालूम था कि अगर बड़े इंडस्ट्रीज अचानक से डेवलप कर दें तो लोग एग्रीकल्चर से सीधा बड़े इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने में कठिनाई महसूस करेंगे, इसलिए उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया ताकि वो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को समझना शुरू करें, छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करें और उसके बाद फिर मेजर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को समझें और उधर शिफ्ट हों। ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लानिंग था, क्योंकि एक अचानक से शिफ्ट लाना संभव नहीं होता, खास करके अगर आप बिहार का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ अभी भी लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और जो बाहर गए हैं वो इंडस्ट्रीज में एज ए लेबर ही काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि इंडस्ट्री ऑनर वगैरह बन रहे हैं बिहार से। तो इन चीज़ों में अभी ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है, और इस मॉडल को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है तो किस तरह से काम करना चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, ये मोरलेस लिंक्ड चीज़ है। अब इसमें एग्रीकल्चर और बिजनेस को अगर एक साथ देखा जाए तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जो बिस्किट कंपनी है, एडिबल ऑयल्स की कंपनी है, और मैन्योर है, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी सामान बिकते हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक्ड रहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं किसान, उन लोगों को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बिजनेस में कन्वर्ट करें, ना कि मतलब सनफ्लावर की खेती करके उन्हें बेच रहे हैं डायरेक्टली, वो कभी बेटर इनकम सोर्स नहीं बन सकता है।
अगर गाँव के कुछ किसान सनफ्लावर, ग्राउंडनट इस तरह की खेती कर रहे हैं और वहीं पे गाँव के कुछ किसान एक इंडस्ट्री सेटअप कर लें या फिर इन्हीं किसानों का कुछ कंसोर्टियम बन करके एक इंडस्ट्री बना ले और वो इंडस्ट्री इस ग्राउंडनट का ऑयल बेचे या फिर सनफ्लावर का ऑयल बेचे, तो मार्केट से ज़्यादा पैसा इस गाँव में आना शुरू होगा और इस गाँव की ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगी। अगर इसका इवैल्यूएशन मैं आपको करने कहूँ जितना कि मैंने बताया और जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत न्यूज़ इन्फॉर्मेशन से मालूम होगा अगर आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि नेहरू माइलोनोबिस मॉडल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को करने में काफ़ी सक्षम रही थी। इसमें वास्ट एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर हुआ था। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर होता है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज गुड्स बना रही होती हैं और इसके बाद फिर इन्होंने एनर्जी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी डेवलपमेंट किया था जो कि पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। एनर्जी, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और सोशल इंफ्रा फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि नेहरू माइलोनोबिस मॉडल ने कंसीडर करके रखा था। इसमें हेल्थ, एजुकेशन वगैरह आ जाता है। शॉर्ट कमिंग से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग ये रहा था कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जितना इन लोगों ने सोचा था उसका एक पाई बराबर भी नहीं कर पाए। मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज नियर टू नल। कुछ ग्रोथ हुआ था बट दैट इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ। इसके बाद फिर जो हैवी इंडस्ट्रीज बनाने के कारण कैपिटल गवर्नमेंट को इन्फ्यूज करना पड़ रहा था वो काफ़ी बर्डनसम बनता जा रहा था बिकॉज जो हैवी इंडस्ट्रीज बनाने होते हैं उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लगता है और उस पैसे लगाने के चक्कर में दो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट फेस करना पड़ा। एक था बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम और दूसरा जो प्रॉब्लम था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में विजन तो था लेकिन ये बिग इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज में ही इतना अधिक पैसा लग रहा था कि गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज पे पैसा नहीं लगा पाई और इसका ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो ग्राउंड एग्जीक्यूशन जिसका हुआ उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आने लगी थी और उसी के कारण स्मॉल इंडस्ट्रीज इग्नोर हो गई। इसके बाद आता है बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो चेंजेस गवर्नमेंट ने सोचा था वो कुछ खास हो नहीं पाया। एक्सपोर्ट जो नई कंपनीज, जो हैवी कंपनीज बनी थी इंडिया की, वो काफ़ी कम कर पा रही थी कंपेयर टू वही कंपनीज बनाने के लिए इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा था। थी आगे देखेंगे मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे। जहाँ तक नेशनल इनकम ग्रोथ को देखा जाए तो 1950-51 से 80-81 के बीच में 3.4% पर एनम के रेट से ग्रोथ मिला था। वहीं पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 1.2% पर एनम के रेट से मिला था एंड हेंस नेशनल इनकम ग्रोथ वाज पॉजिटिव कंसिडरेबल फैक्टर बट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज पॉजिटिव इनकंसिडरेबल फैक्टर। 20 सेविंग्स इन इंडिया, सेविंग्स जो है 1950-51 के आसपास जो था वो 10.4% था और यही चीज़ 91-92 में 24.3% था। इसका मतलब सेविंग्स का जो ग्रोथ था वो अच्छा था। दिस इज विद कंपेयर टू जीडीपी। पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो पर कैपिटा कंजम्पशन बेसिक गुड्स का बढ़ा था। बेसिक गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हम लोग डोमेस्टिक लाइफ में पर डे यूज कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो टेबल, चेयर, टीवी, रेडियो, इस टाइप की भी चीज़ें आएंगी। कुछ एडिबल चीज़ें जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं लाइक बिस्किट, चॉकलेट, इस तरह का भी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ था। इकोनॉमिक इंफ्रा पर क्या प्रभाव रहा था? तो इकोनॉमिक इंफ्रा काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था। इसमें कैपिटल गुड्स सेक्टर वगैरह में भी डेवलपमेंट देखने को मिला था। पीएसयूज बन रहे थे उस समय। तो इकोनॉमिक इंफ्रा तो डेवलप हुआ था, ये पॉजिटिव ग्रोथ था। तो अचीवमेंट है तो सभी पॉजिटिव ही रहेगा। पर कैपिटा ग्रोथ जो था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। पॉजिटिव था लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हाइड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, इसके कारण एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई किया गया था, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ हद तक हुआ था, हालांकि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अगर फेलियर फ्रंट्स देखा जाए तो पॉवर्टी वहीं की वहीं थी, कोई सुधार नहीं था पॉवर्टी में। अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगर कोई नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉय हो जा रहे हैं उस पीएसयूज में या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी आ रही थी, तो उसको कोई बड़ा सुधार नहीं करेंगे जब तक कि कोई मेजर चीज़ नहीं हो जाती। हम आगे देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से सुधरा है। एक बड़ी चीज़ ये थी कि जो भी स्टेट अंडरटेकिंग्स था या फिर सेंट्रल अंडरटेकिंग्स था, उनमें से कुछ कंपनीज तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन बाकी सब काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद लाइसेंस परमिट राज का शुरुआत हो गया था, जिसे रेड टेपिज्म और लाइसेंस राज वगैरह भी बोलते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्होंने सोचा था कि ले आएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उतना आया नहीं। और बिग बिजनेस हाउसेस को इन्होंने परमिशन नहीं दिया था कि आप बड़े कंपनीज खोल सकते हैं। तो बिग बिजनेस हाउसेस पे छोटे मोटे कंपनीज ही चला रहे थे, जो भी कंपनी चला रहे थे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके चला रहे थे। आगे देखेंगे राव मनमोहन मॉडल। ये काफ़ी अच्छा मॉडल था और अगर इंडिया अभी जिस मुकाम पर पहुंचा है तो उसमें
राम मनमोहन मॉडल का काफ़ी बड़ा हाथ है। राम मनमोहन मॉडल के बारे में आपको मालूम होगा कि उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 के बीच में, और ये जो रिफॉर्म लाया गया था 1991 में ही ला दिया गया था। तो मनमोहन सिंह जी के देखरेख में आया था, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी के पहले हमारे पीएम भी रह चुके थे। इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, और ये सारे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में प्राइम फोकस किस बात पर था? ये था ब्यूरोक्रेसी और एमआरटीपी एक्ट को हटाने पे। फुल फॉर्म इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एमआरटीपी के अंदर क्या क्या था? इसमें दो फैक्टर्स थे मेन। इसमें कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो होगा वो मैक्सिमम 100 करोड़ तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, और उसका एसेट ऑनरशिप यहीं पर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जैसे ही वो 101 करोड़ पे पहुंचेगा, वो 1 करोड़ जो भी मतलब 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है उसके लिए अलग कंपनी खोलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कार की कंपनी खोली, वो पैसे अर्न करना शुरू किया, सपोज योर कार्स कंपनी नेम इज XY स्पीडर। जैसे ही आपका कार की कंपनी 100 करोड़ अर्न करना शुरू किया, आपकी एसेट ऑनरशिप 100 करोड़ की हुई, अर्न करना तो अलग चीज़ होती है, बट आपकी एसेट ऑनरशिप 100 करोड़ की हुई, तो आप इस कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अभी आपको फिर कोई नई कंपनी खोलनी पड़ जाएगी, YZ स्पीडर। इससे क्या होगा कि आपकी ये वाली सेल पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्केट को तो इसका नाम मालूम है, इसकी ब्रांड वैल्यू मालूम है, लोग इसके सर्विस सेंटर देखते हैं, लोग इसके एम्प्लॉयज को जानते हैं। YZ स्पीडर अगर आप एक नया कंपनी खोलेंगे तो फिर इसका सेल काफ़ी दिन तक कम रहेगा, यानी कि आपको एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कोई कंपनी बड़ी अपने आप को भी नहीं बना रही थी और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा था। सेकंड प्रॉब्लम कि बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो एमआरटीपी को हटाया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 जो आई थी, वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटा दी, और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज सेक्टर ऐसे थे जिसमें कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। इसके बाद फिर आगे 1993 14 अप्रैल में इस चीज़ को रिड्यूस करके 15 कर दिया गया, मतलब 3 कंपनीज को फिर से हटा दिया गया। आगे फिर से 9 कंपनी को हटा दिया गया और बचे 6 कंपनीज जिनके लिए कि आपको गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत थी। तो इस तरह से लाइसेंस परमिट राज का एवोल्यूशन किया गया, और ये चीज़ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें कि इस समय ये 15 कंपनीज कौन कौन थे जिस पर कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि 1993 से 1999 के बीच में, तो मैं एक बार लिस्ट शो कर देता हूँ। इसमें कोल एंड लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, डिस्टिलेशन जैसे कि वैसलीन वगैरह है, बहुत सारे क्रीम्स वगैरह आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो। इसके बाद डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, बताइए अपना अल्कोहल भी नहीं बना सकते थे। देन शुगर, एनिमल फैट, सिगार, सिगरेट, एस्बेस्टस, प्लाईवुड, डेकोरेटिव विनीर्स, विनीर्स जो होता है सनमाइका टाइप का चीज़ बोलते हैं, लकड़ी की काफ़ी पतली परत होती है। और फिर लेदर रिलेटेड, जिनका लेदर ऑप्शनल है वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और फिर एंड और ब्रेस्ट फर स्किन्स, पेपर, न्यूज प्रिंट, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, हैजार्डस केमिकल और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पॉइंट की, बस कुछ कुछ फैक्टर्स जैसे कि हैजार्डस एक्सप्लोसिव्स, एरोस्पेस, ये सब आइटम्स को ध्यान में रखिएगा। और एक शुगर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिहार में पहले शुगर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी गवर्नमेंट रन, जो कि अब खत्म ही हो गई है। इसके बाद सेकंड पैरामीटर ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन देखेंगे। तो सेकंड पैरामीटर जो ग्लोबलाइजेशन था एलपीजी का, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स थे कि पहला ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना है ताकि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज हो सके डिफरेंट नेशंस के बीच में। इसके बाद फिर फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब ये होता है, ट्रेड बैरियर्स और फ्लो ऑफ कैपिटल्स में मैं समझा रहा हूँ डिफरेंस क्या है। ट्रेड बैरियर्स में एक कंपनी उठ करके दूसरे कंट्री में जाती है और वहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन मिलती है और ये ट्रेड करना शुरू करता है। तो ये कंपनी लाने के लिए पैसे भी लाएगा। फ्लो ऑफ कैपिटल में होता ये है कि यहाँ की कंपनी है, जैसे कि वॉलमार्ट मान लीजिए, यूएस की कंपनी है,
और इंडिया में फ्लिपकार्ट है। तो वॉलमार्ट को लगा कि इंडिया में इंटर करके एक नया बिजनेस खोलना काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो क्यों ना फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके इसमें कुछ और पैसे डालें और फिर फ्लिपकार्ट को और इन्हांस करें। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये कंपनी खुद उठ करके यहाँ पर नहीं आई और एक नया कंपनी डेवलप नहीं किया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें पैसे इन्फ्यूज करके उसी को डेवलप करना शुरू किया। सिमिलर अली बाबा ने पेटीएम में इन्वेस्ट करके शुरू किया था। तो ये सब जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो उस समय का फ्लो ऑफ कैपिटल पैरामीटर के अंदर कंसिडर किया गया था, तभी इंडिया में इतने पैसे आ पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि सपोज इंडिया में ट्रैक्टर बनाने का टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया गया, बट यूएस में ट्रैक्टर के अलावा भी जीप है, मर्सिडीज और मतलब लग्जरी कार्स वगैरह की भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई। अब इंडिया फिर से रिसर्च करता रहेगा तो जनरली उससे पीछे ही रहेगा। बहुत कम कंपनी जैसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय जो भी होगा मर्सिडीज फोर्ड वगैरह यूएस में उन्होंने काफ़ी पैसे अर्न कर लिए और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स को ऑलरेडी लगा दिया है, जो कि कंपनी को और ऊपर ले जा रहा है। जबकि इंडिया में वैसा तो है नहीं। तो इंडिया को अगर लग्जरी कार बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाए, तभी ये चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो पाएंगी। तो इस तरह के छोटे मोटे पॉइंट्स थे। इसके बाद फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर का मतलब यह है कि अगर कहीं किसी देश में वर्क पावर की कमी पड़ रही है तो वो दूसरे देश से ले जा सकता है। जैसे कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया के हैं, तो कंपनी मालिक तो यूएस के ही हैं मोस्टली। कंपनी जो भी सेटअप हुई है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी छोटे बड़े बहुत सारे कंपनी हैं वो यूएस ने सेटअप कर रखा है। तो कंपनी का मेजर चंक जो है वो यूएस फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जो माइनर पार्ट्स हैं छोटे छोटे काम करने के लिए वो इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को वहाँ पर ले जा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ लेबर। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की देखें तो वो ऊपर के 3 पैरामीटर्स तो मानते हैं, लेकिन फोर्थ पैरामीटर नहीं मानता। फ्लो ऑफ लेबर को ये लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इससे फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट घट रही है। करना चाहते थे, आगे देखेंगे कि इसके लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो एक SIL था, स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को कई सारे आइटम्स को रिमूव किया गया, कई सारे आइटम्स को लेस रेस्ट्रिक्टिव बनाया गया। तो देखेंगे स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के अंदर जो 93 आइटम्स थे उसको रेस्ट्रिक्टेड से SIL लिस्ट में डाल दिया गया, और 69 आइटम्स थे जिसको SIL से फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग कर दिया गया। इससे हुआ ये कि लगभग 162 आइटम्स के इंपोर्ट में आसानी हुई। तो अब इंडिया में ज़्यादा टाइप के आइटम्स इजीली अवेलेबल हो पा रहे थे। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1991 में FDI 51% तक अलाउ कर दिया गया था, एक सिलेक्टेड सेक्टर्स मोस्टली हैवी इंडस्ट्रीज में था। और 1996 में एक नया प्लान लाया गया जिसमें कि जॉइंट वेंचर्स के अंदर अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो 74% तक का इक्विटी होल्ड कर सकती है। इसके बाद आ जाइए फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। इसके 3 मेजर्स लिए गए थे। एक था ऑटोमेटिक परमिशन फॉर हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जिसमें कि अगर आप लमसम 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली परमिशन दे दिया जाएगा कि जाइए आप कंपनी इंस्टॉल कीजिए। दूसरा ऑटोमेटिक परमिशन दिया गया वैसे कंपनीज को जिनको कोई फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप कंपनी इंडिया में सेटअप कर लिया और आपका सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ही मिल जा रहा है और आप सेल कहीं भी करें, इंडिया में करें या इंडिया के बाहर करें, लेकिन अगर आपको सारा रॉ मटेरियल इंडिया में मिल जा रहा है अपने कंपनी के लिए तो फिर आप आइए इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद हायरिंग ऑफ फॉरेन टेक्नीशियन। अगर आप इंडिया में कोई भी कंपनी खोल रहे हैं, चाहे आप इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो फॉरेन टेक्नीशियंस को डायरेक्ट हायर कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जो पहले चाहिए थी उसको खत्म कर दिया गया था। तो ये सब मेजर्स लिए गए थे। आगे आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ने के हिसाब से काफ़ी कम है, और रियल इम्पैक्ट देखा जाए तो आज के डेट में चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन के लिए ही मतलब रोना चल रहा है। गवर्नमेंट रो रही है कि प्राइवेटाइजेशन जल्दी से करना है मुझे, और पब्लिक रो रही है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों कर दे रहे हो। तो लेटेस्ट सी प्राइवेटाइजेशन में देखते हैं किस किस टाइप से प्राइवेटाइजेशन होता है। एक ऑनरशिप मेजर होता है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, और तीसरा है ऑपरेशनल मेजर। तो 3 टाइप से प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे थे उस समय PSUs का। तो इसमें से एक है टोटल डिसेंट्रलाइजेशन। ऑनरशिप मैकेनिज्म के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। दूसरा है जॉइंट वेंचर बनाने के लिए बोला जा सकता है। तीसरा
लिक्विडेट किया जा सकता है, और चौथा वर्कर्स कोऑपरेटिव बनाया जा सकता है। इसमें अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए तो जो टोटल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसमें मारुति नाम की कंपनी जो कि पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी वो फिर डिसेंट्रलाइज हो गई है और अब प्राइवेट वाले चला रहे हैं। इसके बाद फिर जॉइंट वेंचर्स अगर देखा जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, ये सबको जॉइंट वेंचर मॉडल पर चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने डेवलप किया, उसके बाद फिर जॉइंट वेंचर निकाल करके इसे प्राइवेटाइज कर दिया। लिक्विडेशन में देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो अभी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उन सब में लिक्विडेशन मॉडल चल रहा है कि गवर्नमेंट ने ट्रेंड्स वगैरह बनाया और उसके बाद बेच दिया कि ये ट्रेन अब प्राइवेट कंपनी चलाएगी। उसमें लिक्विडेट कर दिया गया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल मेजर देखेंगे तो उसमें आते हैं होल्डिंग कंपनी, लीजिंग मैकेनिज्म और तीसरा रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग दो तरीके से किया जाता है, एक होता है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरा है बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद ऑपरेशनल मेजर अगर पूछे तो इसमें एक मेजर इस तरह का लिया गया था कि डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी दी जाए, डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी, और दूसरा कि पीरियोडिकली इंसेंटिव्स दिया जाए, और तीसरा कि डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करने में ऑथोराइज किया जाए कि कोई कंपनी खुद के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डाइवर्सिफाई कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो दैट्स इट। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज़ का लिंक है, आप क्यूज़ अटेंड करें और देखें कि आपको कितना समझ में आया है जो भी इस टॉपिक में पढ़ाया गया है। और 2-4 क्वेश्चन बाहर से भी रह सकते हैं जिससे कि आपको नए क्वेश्चंस को टैकल करने की प्रैक्टिस हो सके। तो आप क्यूज़ से सीखें। जय हिंद, जय भारत।